हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर एक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा छठा फंक्शंस हम डिस्कस कर रहे थे। 5 फंक्शंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो छठा फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं रैशनल फंक्शन। ठीक है, रैशनल फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसे हम एफ एक्स, जो कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म है, इस फॉर्म में गिवन होगा फंक्शन। ठीक है, एक रैशनल फंक्शन क्या फंक्शन है? इस फॉर्म में होगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जहां पर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे एफ एक्स एंड जी एक्स हैं, क्या ये दोनों होनी चाहिए पॉलिनोमियल। एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल। तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूं, अगर क्या है, मेरे पास कोई फंक्शन है जो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। ठीक है, जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है, तो तब मैं उसको क्या बोल सकता हूं? रैशनल फंक्शन। ठीक है, देखो जैसे एक एग्जांपल देखो, ये है एफ एक्स बराबर, अच्छा एफ एक्स यहाँ पे हमने ये लिया है, कुछ और ले लो इसको। चलो एच एक्स ले लेता हूँ, एक फंक्शन है मेरा एच एक्स बराबर, कुछ भी लिख लो, देखो 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, तो मेरे पास ये फंक्शन है, ये देखो एच एक्स बराबर क्या है? एफ एक्स अपॉन जी, से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर ऊपर वाला भी, ये भी एक पॉलिनोमियल है, देखो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, तो जब भी कोई फंक्शन इस फॉर्म में होगा पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, वो क्या होगा? हमारा रैशनल फंक्शन। तो इसका मतलब ये जो एच एक्स है, ये पूरा ये एच एक्स क्या है? रैशनल फंक्शन है, ये रैशनल फंक्शन है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो ठीक है, रैशनल फंक्शन क्लियर है। अब हम देखते हैं कि डोमेन और रेंज की बात करते हैं कि डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, रेंज क्या होगी। ठीक है, तो देखो डोमेन डिस्कस करते हैं। देखो रैशनल पॉलिनोमियल की डोमेन तो हमको पता है, पॉलिनोमियल में आप कुछ भी डालो, सारे आर डालो, कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको मिलते रहेंगी। पॉलिनोमियल्स का डोमेन आर होता है। तो ठीक है, तो सारे आर हम ऊपर भी डाल सकते हैं, सारे आर डिनोमिनेटर में भी डाल सकते हैं, दोनों पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, लेकिन रैशनल फंक्शन में दिक्कत क्या होती है कि जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये आपको वैसे भी पता ही है। देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, नीचे अगर जीरो होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो नीचे वाला पार्ट है ये मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x जो भी डिनोमिनेटर है ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप चाहो तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो कि ये फंक्शन जीरो कब कब हो रहा है। ठीक है, क्या करो, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो कि जीरो किस किस के लिए हो रहा है, उन सबको हटा देंगे रियल नंबर से, तो जो बचेगा वो डोमेन होगी मेरी। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर क्या होता है, देखो जी एक्स, तो इसकी डेफिनेशन में यहां पे आएगा एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल एंड जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये सॉरी रैशनल फंक्शन क्या हो जाएगा, वहां पर नॉट डिफाइंड। ठीक है, और फंक्शन नॉट डिफाइंड कभी नहीं होना चाहिए, उसकी हर उसके डोमेन पे वैल्यू होनी चाहिए। तो जिन जगह पे उसकी वैल्यूज नहीं निकल रही है उसको डोमेन से हटा देंगे। तो जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो कोई भी पॉलिनोमियल जहां पर जीरो होता है, जो जिस वैल्यूज के लिए कोई भी पॉलिनोमियल जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका मतलब जी एक्स क्या होना चाहिए? जी एक्स के जो जीरोस हैं उनको हटाना पड़ेगा। जैसे किसी एग्जांपल में देखो, ये डिनोमिनेटर है ना, इक्वल टू, ये जीरो नहीं होना चाहिए। कब कब जीरो होता है? क्या मुझे सॉल्व करके बता सकते हो कि ये कब जीरो होगा? चलो देखते हैं। इसको एक काम करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप रूट्स निकाल सकते हो इसके, रूट्स या जीरो जो भी है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, होल स्क्वायर भी बना सकते हो। देखो ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये बी का स्क्वायर, यहाँ पे तो होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया देखो, या मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हो आप, एक्स प्लस 2 का, क्योंकि होल स्क्वायर हर बार नहीं बनेगा, ये बन गया। तो यहाँ से दो ही सेम, दोनों सेम वैल्यू, इक्वल रूट्स आ रहे हैं, -2 मतलब x की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए और नहीं नॉट डिफाइंड हो जाना चाहिए। तो इस केस में पर्टिकुलर सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए डोमेन क्या होगी मेरी? r -2। सारे रियल नंबर चलेंगे, -2 नहीं चलेगा, क्योंकि -2 पे फंक्शन क्या हो जा रहा है, नीचे डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है और फंक्शन मेरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जो ये फंक्शन है रेशनल फंक्शन, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो कभी भी नहीं होना
चाहिए। तो -2 था क्या, ये -2 है क्या, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, जीरोज, अब सिंगल है तो जीरो हुआ, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जीरो, मतलब जहां पे वैल्यू, या रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डोमेन हमेशा क्या होगी किसी भी रेशनल फंक्शन की, मैं यहाँ पे डोमेन लिख रहा हूं, डोमेन क्या होगी, आर माइनस उसमें से कुछ वैल्यूज हटानी पड़ेंगे, सपोज मैं ले लेता हूँ ए बी सी एंड सो ऑन, ठीक है, सारे रियल नंबर में से कुछ वैल्यूज हटानी पड़ेंगी आपको, ए बी सी डी जो भी हैं, और ये ए बी सी है क्या, जीरोज ऑफ द डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ -2 क्या था, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो जीरो ऑफ द डिनोमिनेटर मतलब जी एक्स। तो यहां पर ए कॉमा बी कॉमा सी ये सब हैं क्या, ये हैं हमारे, दीज आर जीरोज of the polynomial gx, zeros of the polynomial, zeros of the polynomial gx, ठीक है। तो डोमेन क्लियर है, डोमेन क्या होगी, सारे रियल नंबर, उसमें से आपको वो वैल्यूज हटानी पड़ेंगी जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो होता है, मतलब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल gx, जो ये डिनोमिनेटर में gx है, इसके जो जीरोज हैं उसको माइनस कर दो, जैसे यहां पर सिर्फ एक ही जीरो आया, ठीक है, तो उसको माइनस कर दिया, अगर दो जीरो आते तो हम दोनों को माइनस करते कॉमा करके यहाँ पे, ठीक है, कि रियल नंबर में से इनको हटा देना है। तो ये हमारा डोमेन हो गया, डोमेन क्लियर है, तो सब में ये करना पड़ेगा, ये हमारी डोमेन होगी। अब रेंज की बात करते हैं, देखो रेंज जो होगी हमारे ना इस फंक्शन की, रेंज ऑफ द रैशनल फंक्शन ये वेरी करते रहेगी क्वेश्चन टू क्वेश्चन, मतलब ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल फंक्शन पे, ठीक है, मैं एक ऐसे फिक्स रेंज नहीं बता सकता कि रैशनल फंक्शन की ये रेंज होती है, तो ये अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग रेंज आएगी, इंडिविजुअल फंक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, जैसे इस फंक्शन की रेंज कुछ और आएगी, अगर मैं दूसरा रैशनल फंक्शन ले लूं उसकी रेंज बिल्कुल अलग आ रही होगी, तो ये रेंज किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी इंडिविजुअल फंक्शन पे। अभी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम, रेंज निकालेंगे कि निकालनी कैसे वो देखेंगे, पर ये चेंज होते रहेगी क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो रेंज क्या करेगी, डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल फंक्शन, ठीक है। डोमेन होगी क्या, आर में से वो वैल्यूज हटानी है जो डिनोमिनेटर जिसपे जीरो होता है, या फिर जीरोज ऑफ द डिनोमिनेटर जीएक्स, और रेंज क्या होगी, इट विल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल फंक्शन, इंडिविजुअल फंक्शन पे डिपेंड करेगी कि हमारी रेंज क्या आएगी, क्लियर है। अब रेंज निकालते कैसे हैं ये डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, ये क्लियर है इतना। चलो अभी काम करते हैं, कुछ रैशनल फंक्शन के एग्जांपल्स देखते हैं और हम उसके डोमेन और रेंज निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो, पहला एक फंक्शन है मेरे पास f(x = 5/3x - 1), तो देखो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, तो एक रैशनल फंक्शन है, ठीक है। मुझे क्या बतानी है, इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। चलो पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन हमने पहले डिस्कस किया था, डोमेन क्या होती है, r माइनस a, b, c ऐसे, और ये क्या होते हैं, जीरोज ऑफ द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है उसके जीरोज, मतलब डिनोमिनेटर कब कब जीरो आ रहा है उसको हटा दो। डिनोमिनेटर क्या है, देखो यहाँ पर 3x - 1, तो 3x - 1 कब जीरो आ रहा है, देखो 3x - 1 = 0, कब जीरो आता है, 1/3 पे, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं चलेगी, ठीक है, ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, तो x 1/3 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1/3, तो मेरी डोमेन क्या आ गई, सारे रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं लेकिन 1/3 को ड्रॉप करके छोड़ के, तो ये मेरी डोमेन आ गई, r माइनस 1/3 एक सिंगल एलिमेंट हटा के, इसको छोड़ के कुछ भी पुट करो, ये तो डोमेन हो गई। चलो रेंज डिस्कस करते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं किसी चीज़ की। कोई भी फंक्शन हो जिसकी रेंज निकालनी है, सबसे पहले इस f(x) की क्या रख दो, y रख दो, y = 5/3x - 1, ठीक है, y = 5/3x - 1। अब एक काम करो, इस x को y के टर्म्स में लिख दो, यहाँ देखो, इसको यहाँ भेज दो, ये कितना आ जाएगा, 3xy - y = 5, ठीक है, y को वहाँ भेजो, x = निकालना है, देखो ये y = गिवन है आपको, अब x = निकालना है y के टर्म्स में, ठीक है, y के टर्म्स में, तो ये है x, इस प्लस वाई माइनस वाई को वहाँ भेज दो, 3xy = 5 + y। अब एक काम करो, ये 3y को डिनोमिनेटर में भेज दो यहाँ, तो x = कितना आ गया, 5 + y/3y, ऐसे, देखो हमको y = गिवन था, हमने इसका इन्वर्स फंक्शन निकाल दिया, x = ठीक है। अब आपको इस तरीके से सोचना है, देखो हमको y का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है कि आंसर में क्या क्या मिलेगा, मतलब y मुझे क्या क्या मिलेगा,
तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन कौन सा y नहीं मिल सकता कभी भी x की रियल वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। रेंज का मतलब होता है कि x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y कहाँ से कहाँ तक आता है। तो मैं अब उल्टे तरीके से सोच रहा हूँ, मैंने उसका इन्वर्स निकाल दिया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि y की कौन सी वैल्यू किसी रियल x के लिए आ ही नहीं सकती, ठीक है, कि y की ऐसी कोई वैल्यू है क्या जिसमें x एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोई रियल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसे सोचो। अब देखो डिनोमिनेटर में आ क्या रहा है 3y, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइन हो जाता है। मतलब y अगर मैं ज़ीरो रखता हूँ, क्या पुट करता हूँ y इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या x की कोई वैल्यू आ रही है? देखो कितना आ रहा है, देखते हैं x इक्वल टू कितना आ गया। देखो 5 + 0 5 और इसमें 0 पुट करो 0। मतलब जब ये एक तरीके से ऐसे कह रहा है कि जब x 5/0 होगा तब y 0 आएगा। तो ये तो एक कोई फिक्स नॉट डिफाइंड है, ये तो कोई वैल्यू नहीं हुई, ठीक है। इसका मतलब y इक्वल टू 0 कभी नहीं आएगा, ठीक है। y इक्वल टू 0 कब आता है? जब x इतना होता है कह रहा है, तो ये नॉट डिफाइंड है। आप चाहो तो इससे चेक कर सकते हो। देखो मेरा फंक्शन आ क्या रहा है, y बराबर 5/3x माइनस, ये मेरा फंक्शन है जो गिवन है। देखो क्वेश्चन यही है, मैं पूछ रहा हूँ कि y 0 कब आएगा, या आंसर 0 कब आएगा, ये बताओ। देखो इसको देख के किस x के लिए 0 आएगा, सॉल्व करो इसको और x की वैल्यू बताओ। देखो जब इसको यहाँ टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 0 इंटू ये पूरा कितना हो जाएगा 0, ये 0 इक्वल टू 5 हो गया, सॉल्व भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसका मतलब ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करता है जब y इक्वल टू 0 आए। x डज नॉट एग्जिस्ट फॉर y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू 0 कभी भी आंसर में नहीं आएगा। बाकी हर कोई नंबर आपको मिल जाएगा। देखो बाकी y की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ ना कुछ x मिलते रहेगा। जैसे 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 1.5 पुट कर दो। इसका मतलब y की बाकी हर वैल्यू एक्सेप्टेबल है, सिर्फ 0 एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ डिनोमिनेटर में। देखो तो इसका मतलब मेरी रेंज क्या हो गई, रेंज आ गई मेरी r-0, रेंज मेरी आ गई r-0, ठीक है। देखो अगर चाहो तो तुम इसे याद भी कर सकते हो ऐसे कि जब भी क्या हो, कांस्टेंट अपॉन लीनियर हो, कांस्टेंट अपॉन लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। एक ऊपर कांस्टेंट है, नीचे लीनियर है, तो रेंज हमेशा क्या होगी r-0, ठीक है। जब भी कांस्टेंट अपॉन लीनियर हो, रेंज क्या होगी मेरी r-0। यहाँ पर भी देखो कांस्टेंट अपॉन एक लीनियर है तो r-0, वो इसलिए है जैसे कोई भी, देखो एक एग्जांपल देखो, जैसे कोई भी कांस्टेंट है, सपोज यहाँ पे 10 है, नीचे मेरा कुछ भी है 5x + 3, ये y होता है। मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि y की वैल्यू 0 कब आएगी, किस x के लिए? जब भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे देखो x का कोई टर्म ही नहीं बचा, तो x की कोई वैल्यू नहीं आ पाएगी ऐसी, ठीक है। तो ये 0 इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0 कभी नहीं हो सकता। अगर कांस्टेंट की जगह कुछ और हो, सपोज ऐसे हो, देखो 3x - 3, तो मैं पूछ रहा हूँ ये 0, अब ये 0 हो सकता है ना, x की कुछ वैल्यू के लिए, एक वैल्यू के लिए ये 0 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे x का कुछ आंसर आ जाएगा, जैसे 3/10 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर इधर x वाला कोई टर्म ही नहीं है, 7 है, 10 है, k है, कांस्टेंट है, तो वो 0 ऐसे कभी नहीं होगा इक्वल टू 0 के, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट कोई नंबर होगा, जैसे 0 के अलावा कोई भी नंबर है ऊपर न्यूमरेटर में, तो हमेशा हमारी रेंज क्या आएगी r-0। इतना क्लियर है? तो इसको चाहो तो याद भी कर सकते हो। देखो एक एग्जांपल देखते हो, फिर से डायरेक्ट बताना जल्दी से इसमें। जैसे मेरे एक फंक्शन है f(x) = ये है क्वेश्चन मेरा, ठीक है। मुझे रेंज और डोमेन दोनों बतानी है। तो देखो सबसे पहले मैं डोमेन बताता हूँ जल्दी से। डोमेन = क्या होगा, x की वो वैल्यू जिससे डिनोमिनेटर 0 हो जाए। लीनियर है तो एक ही वैल्यू होगी, वो कितनी आ रही है, देखो 1 पुट करने पे 0 हो जा रहा है, तो r-1 1 नहीं पुट कर सकते हम। रेंज क्या होती है जो आंसर मिलेगी, तो रेंज क्या हो जाएगी मेरी r-0 हो जाएगी, कांस्टेंट अपॉन लीनियर, यहाँ पे 0 कभी नहीं आएगा, ठीक है। y = 0 के लिए कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये मेरी डोमेन हो गई, ये रेंज हो गई, ठीक है। तो कांस्टेंट अपॉन लीनियर होगा, डायरेक्टली ऐसे हम रेंज और डोमेन बता सकते हैं। क्लियर है इतना? चलो अब एक काम करते हैं, अब ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, देखो याद देखते हैं। सेकंड वाला देखो क्या है, ऊपर है हमारा 2x + 1, नीचे है x - 3, 2x + 1/x - 3। इस बार ऊपर कांस्टेंट नहीं है,
ठीक है। अगर मैं सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखो, पहले चलो डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन बहुत सिंपल है, डोमेन इज इक्वल टू क्या होगा मेरा r-3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 पुट करने पे 0 जाता है। x-3 को आप 0 पुट करो, आपको एक वैल्यू मिल रही है x इक्वल टू 3 नहीं होना चाहिए x, वरना डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो r-3 डोमेन आ गई। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज कहाँ से कहाँ आएगी देखो। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने पूछा था, मैंने बोला था कि 0 हम कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 0 यहाँ रखते ही क्या होता है 0। तो अगर f(x) की जगह 0 रखते हो तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे x की कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो 0 इक्वल टू 17 आ गया, इसलिए 0 को हटाते हैं यहाँ पर, ठीक है, जब भी न्यूमरेटर में कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हम, मैं ये नहीं बोल सकता कि 0 कभी नहीं आएगा, क्योंकि देखो एक ट्राई करके देखो, क्या 0 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता किसी x के लिए। तो यहाँ देखो, इसको यहाँ इंटू कर दो, ये तो 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 2x प्लस 1, x इक्वल टू कितना आ रहा है देखो -1/2 आ रही ना एक वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे x वाला टर्म था, यहाँ पर x वाला टर्म ही नहीं है, तो ये 17 इक्वल टू 0 आ जा रहा है, तो ये गड़बड़ हो जा रही है इक्वेशन। तो यहाँ पर 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 0 भी आंसर में आ जाएगा। तो क्या आंसर में नहीं आएगा, ठीक है, वो चेक करते हैं। फिर से सेम चीज करेंगे हम, f(x) की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, y लिख दूंगा। ये मेरा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू इतना दिया है, तो अब क्या करूंगा, इसको उल्टा कर इनवर्स निकाल के लाऊंगा, x इक्वल टू कितना आएगा ये निकालना है मुझे, ठीक है। तो वही है, यहाँ भेजो इसको, कितना हो जाएगा ये xy माइनस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाले टर्म एक साथ ले आओ, ये और ये देखो x वाले टर्म है, तो इनको एक साथ ले आओ, 2x को यहाँ ले आया -2x, ये बाकी को उधर भेज दो, ये आ जाएगा 3y माइनस का था प्लस में चला गया, ठीक है। अब x कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा ये, कितना आ गया, इसको चाहो तो डिनोमिनेटर भेज दो, x इज इक्वल टू कितना आ गया 3y प्लस 1 अपॉन y माइनस 2, ये आ गया x की वैल्यू, ठीक है। सेम जैसे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी, x की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ 5 प्लस वाई अपॉन 3y, तो मैं वही बोल रहा था कि y इक्वल टू 0 पुट करने पे x कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, x 5/0 आ रहा था। सेम ऐसे मैं पूछ रहा हूँ y इज इक्वल टू 2 के लिए x की कौन सी ऐसी वैल्यू है कि y इज इक्वल टू 2 आ जाता है, तो सिंपल है, y इक्वल टू 2 पुट करके देख लेते हैं x क्या आ रहे हैं। तो x इक्वल टू, इसमें y इक्वल टू 2 पुट करो, देखो 3 2 जा 6 प्लस 1 7, यहाँ पे 2 पुट करो, 2 माइनस 2 0, मतलब जब x 7/0 होगा तब y 2 आएगा, कह रहे हैं, फिर से गड़बड़ हो गई। इसका मतलब y इक्वल टू 2 कभी नहीं आ पाएगा, ऐसे x की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है कि y इज इक्वल टू 2 आ जाए, ठीक है। तो मेरी रेंज इस बार क्या होगी, देखो बाकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, देखो y की जगह पे आप 1 पुट करो, 3 पुट करो, 7 पुट करो, 2 के अलावा कुछ भी पुट करो, आपको कोई ना कोई x मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मेरी रेंज है इस बार r-2, पिछली बार r-0 थी, इस बार r-2 है, ये क्लियर है। आप चाहो तो इक्वेशन में भी देख सकते हो, देखो इक्वेशन बन क्या रही है अगर मैं y की जगह पे 2 पुट करता हूं, जैसे देखो पिछली बार y की जगह 0 पुट करने पे गड़बड़ हो जा रही थी, जैसे y की जगह 0 पुट करो, देखो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 17/3x माइनस 3, जैसे इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 इक्वल टू 17 आ गया, तो गड़बड़ हो गई, इक्वेशन ही खराब हो गई, ठीक है। ऐसा ही इस बार 2 के लिए हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है देखो आपको दिखाता हूँ। दोबारा से मेन क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से तो हमने निकाल ही लिया है डिनोमिनेटर को 0 करके, y2 नहीं रख सकते हम, ठीक है, क्योंकि नीचे 0 आ जा रहा है, x की वैल्यू 7/0 आ रही है, इसलिए 2 कभी नहीं आएगा आंसर में। यहाँ देखो, ऐसे देखो, y इज इक्वल टू कितना है 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3, मैं कह रहा हूँ कि y इक्वल टू 2 कभी नहीं आएगा, रख के देखता हूँ, y इक्वल टू 2 रखने पे x की कोई वैल्यू निकाल के दिखाओ, y इक्वल टू 2 के लिए x की कोई वैल्यू बताओ। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 6, अब 2x से 2x तो कट गया, ये आ गया -6 इक्वल टू 1, फिर से गड़बड़ हो गई ना, सॉल्व इन, और x की कोई वैल्यू नहीं आ रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि x के 2 रखने पे क्या हो रहा है, इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जा रहे हैं, इन दोनों के कोएफिशिएंट क्या हो जा रहे हैं, x की पावर के सेम हो जा रहे हैं इन दोनों के x के, और ये कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं बच रहा है इक्वेशन में, इक्वेशन गड़बड़ हो गई, यहाँ से x की कोई वैल्यू नहीं निकल रही है, तो y इक्वल टू 2 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्लियर है ना, y इक्वल टू 2 क्यों नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा वो, ठीक है। उसकी ओर ग्राफ बढ़ेगा लेकिन टच कभी नहीं कर पाएगा उसको, इतना क्लियर है। अब देखो ये क्या है, लीनियर अपॉन लीनियर, जैसे हमने कांस्टेंट अपॉन लीनियर के लिए सीधे बताया था ना कि रेंज क्या होगी, सीधे हमेशा r-0, कांस्टेंट अपॉन लीनियर में हमेशा रेंज क्या होगी r-0, कांस्टेंट 0 नहीं होना चाहिए उस केस में। सेम ऐसे मैं बोल रहा हूँ लीनियर अपॉन लीनियर के लिए क्या होगी रेंज, लीनियर अपॉन लीनियर के लिए, ठीक है। ऊपर भी लीनियर है, जैसे यहाँ पे देखो 2x प्लस 1, नीचे भी लीनियर है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा x का कोएफिशिएंट उठाना है। यहाँ देखो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2,
नीचे से x का कोएफिशिएंट उठाओ 1, 2/1 कितना होता है 2, तो y2 कभी नहीं आएगा, तो रेंज सीधे हो जाएगी r-2। ठीक है, देखो यहाँ पर भी सेम आ रही है। ठीक है, तो अगर सीधे आंसर चाहिए तो आप ऐसे डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं बिना सॉल्व करे, लीनियर अपॉन लीनियर के लिए है ये। ठीक है, क्लियर है। चलो एक काम करते हैं, देखो एक और है यहाँ पर लीनियर अपॉन लीनियर, उसको ट्राई करते हैं डायरेक्टली ऐसे ही। ठीक है, देखो लीनियर अपॉन लीनियर है, फिर से लीनियर अपॉन लीनियर, तो क्या करो, देखो x का कोएफिशिएंट बताओ कितना है यहाँ पर, ऊपर 1, नीचे x का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 1/3 y कभी नहीं आएगा, y इक्वल टू 1/3 कभी नहीं आएगा। तो रेंज क्या हो गई इसकी, सीधे रेंज कितनी हो गई मेरी, रेंज हो गई r-1/3, 1/3 कभी नहीं आएगा। ठीक है, r-1/3। अगर डोमेन की बात करूं, डोमेन के लिए क्या होता है, डोमेन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब 3x + 1 जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये x इक्वल टू कितना आ रहा है -1/3, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरी डोमेन है r-1/3। देखो डोमेन अलग है, रेंज अलग है, रेंज है r-1/3। चाहो तो अगर इस मेथड से सॉल्व करना चाहें रेंज की वैल्यू, तो क्या करेंगे, देखो fx की जगह y रखेंगे, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कोएफिशिएंट के हिसाब से, इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो x-2/3x + 1। क्या करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू निकालनी है मुझे, कितना आएगा ये 3yx + y इज इक्वल टू x-2। x की वैल्यू निकालनी तो x वाले एक साथ ले आओ, 3yx - x इज इक्वल टू y को वहाँ भेज दो, -y-2 हो गया, x कॉमन ले लो, ये ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, देखो 3y - 1 इज इक्वल टू -y-2, तो ये x इक्वल टू आ गया -y-2/3y - 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो डिनोमिनेटर, अगर मैं y इक्वल टू 1/3 पुट करता हूँ, डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है 0, यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी नीचे 0। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आ रही है वो समथिंग कुछ भी ऊपर, जैसे सपोज 7 आ रहा है, 7/0 ऐसा टाइप का कुछ बन जा रहा है y इक्वल टू 1/3 के लिए। इसका मतलब x की कोई भी ऐसी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जिससे आंसर 1/3 y 1/3 आए, इसलिए 1/3 कभी नहीं आएगा। तो देखो डायरेक्टली भी हम लिख सकते थे x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट उठाया, ये कभी नहीं आएगा आंसर में। क्लियर है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर पुट करते हैं हम 1/3, तो जैसे पिछली बार हुआ था ना, को x के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, सेम चीज इस बार भी हो जाएगी। देखो ये कितना है, fx बराबर x-2/3x + 1। ठीक है, देखो y इक्वल टू 1/3 पुट करके देखो एक बार, y इक्वल टू 1/3 क्या होता है, 1/3 x की कोई ऐसी वैल्यू है जिससे ये आंसर आ रहा है 1/3, मैंने y की जगह 1/3 पुट कर दिया, ये y है, fx y है, तो x की कोई वैल्यू ऐसी आ रही है, कोई रियल वैल्यू जिसके लिए आंसर 1/3 आता है। चलो सॉल्व करके देखते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या, ये आ गया 3x + 1, उधर भी आ गया 3x - 6। देखो फिर से देखो ये वेरिएबल के कोएफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गए, ये तो कट जाएगा, 1 इक्वल टू -6 आ गया, गड़बड़ हो गई। ठीक है, इसीलिए ये वाला कभी भी नहीं आता है, जब भी आप इसको पुट करोगे y की जगह, वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बच रहा है। तो आप अगर डायरेक्टली भी लिख सकते हो, सॉल्व करना है तो y इक्वल टू करके ऐसे सॉल्व करके लास्ट में इसको 0 पुट करके, ये हमारा रेंज का हिस्सा नहीं होगा। और डोमेन में तो सीधे इस पार्ट को 0 पुट कर दो, जो भी आंसर आ रहा है ये डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इतना क्लियर है। तो देखो अभी तक हमने सब लीनियर टाइप के देखे हैं। अब एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लोग क्वाड्रेटिक के ले लेते हैं जिसमें x की पावर 2 तक गई हो। ठीक है, चलो अब हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनकी हमको रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो अभी तक हमने जिन रेशनल फंक्शंस की रेंज फाइंड की, उनमें दोनों तरफ न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, दोनों में लीनियर फंक्शन था। ठीक है, अब देखो मैंने कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शंस भी दे रखे, जैसे देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, वहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्वाड्रेटिक है। ठीक है, जैसे कि हमने जब लीनियर था तो हमने डिस्कस किया था, जैसे हमने ये पढ़ा था, जैसे 2x + 1/3x + 5 हो ऐसा। ठीक है, देखो x का कोएफिशिएंट क्या है 2, 3 का, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो 2/3 वैल्यू कभी नहीं आएगी रेंज में, y 2/3 कभी नहीं हो पाता है। और रीजन भी हमने डिस्कस किया था कि क्यों नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसमें क्या होगा, देखो पहले कौन सी वैल्यू आएगी ही नहीं वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर कहां से कहां तक रेंज आ रही है वो देखो कैसे निकालते हैं इसमें।
तो दो चीजें करनी है। देखो इससे क्या होगा, थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो पहले देखो मैं एक काम करता हूँ, कांस्टेंट अपॉन कुछ नंबर लेता हूँ। देखो 5 अपॉन सपोज ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे कुछ भी यहाँ पे नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर क्या है मेरा ये है कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। तो ये y इक्वल टू हो गया फंक्शन। तो ऐसे केस में क्या होगा, y जीरो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ y इक्वल टू जीरो पुट करके बताओ x की क्या वैल्यू आएगी, किस x के लिए ये y जीरो है। तो देखो जब भी आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इक्वल टू 5 हो जाएगा। जैसा सेम लीनियर में भी पढ़ा था हमने ना, कांस्टेंट अपॉन लीनियर अगर है तो y जीरो नहीं हो सकता, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही ट्रू है। तो अगर कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक आएगा तो y जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये याद रखना है। देखो तो पहला केस ये है हमारा, क्या है, अगर जब भी कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक है तो हमारा y जीरो कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। रेंज जो है वो अभी निकालेंगे, रेंज ये नहीं है, रेंज r माइनस जीरो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लीनियर में तो सीधा r माइनस जीरो हो जाती है, यहाँ ऐसे नहीं होगा। रेंज क्या होगी वो तो निकालेंगे, लेकिन रेंज जो भी हमारी आएगी अगर उसमें हम जीरो को तो नहीं लेंगे, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड देखो, अगर मेरे पास क्या है, एक ऊपर लीनियर है, ठीक है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, जैसे क्या है 2x प्लस 1 अपॉन सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, कुछ भी ऐसे करके है, ठीक है। अगर मेरे पास क्या है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो ऐसे केस में ऐसी कोई y की वैल्यू, कोई एग्जैक्टली अलग से कोई y की वैल्यू नहीं है जिसे हमें डिस्क्वालीफाई करना है या निगलेक्ट करना है, ठीक है। हम सीधे रेंज निकालने चले जाएंगे, सीधे रेंज फाइंड आउट करेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो से, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर हमको जो रेंज, देखो अभी रेंज निकालेंगे कैसे वो अभी हम डिस्कस करेंगे तीनों एग्जांपल पे। जो भी रेंज आएगी उसमें से ये हटा दूंगा, कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हटाने वाला कुछ नहीं है। जब भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होगा, जो भी रेंज आपकी आएगी सॉल्व करके वही आप रेंज ले लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखो तीसरा देखो, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पे इस साइड जीरो भी रख लूँ, वाई को जैसे यहाँ पे जीरो रखने पे क्या हो रहा था, जैसे ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा था, 0 इक्वल टू 5 आ जाता है। यहाँ पे अगर आप जीरो रख भी लोगे तो मैं ये नहीं कह सकता कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, यहाँ जीरो मल्टीप्लाई कर दो तो 0 इक्वल टू कितना आ गया, 2x प्लस 1। तो x की एक वैल्यू तो आई जाएगी ना -1/2, तो -1/2 के लिए y जीरो है। तो यहाँ पर ऐसा कोई एग्जैक्टली नंबर नहीं है जिसके लिए मैं सीधे ये बोल दूं कि इसके लिए तो कोई x एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो सीधे हम रेंज निकालेंगे ले किसके लिए, रियल आए, तो ये ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं हटाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा केस है हमारा, जब क्या हो, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, जब क्या हो, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो। तो उसमें क्या करना है, देखो मैं आपको दो ही टाइप के एग्जांपल बताता हूँ इसमें क्वाड्रेटिक के। पहला मैं ये ले रहा हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, नीचे है मेरा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, y इज इक्वल टू, ठीक है। मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाले भी टर्म्स है, एक्स वाले भी टर्म्स है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स भी हैं, एक्स वाले टर्म्स भी हैं, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। एक्स स्क्वायर के क्या टर्म्स आ रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट देखो क्या है, 1/3। यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, देखो 2/6। तो इसको कट करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये सेम आ रहे हैं ना। अगर ऐसा हो रहा है, क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट का रेशियो और एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम आ रहा है अगर, तो इसका मतलब जो ये वैल्यू आ रही है ये y कभी नहीं हो सकता, y 1/3 कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये तो मैंने डायरेक्ट ऐसे देख लिया। अब चेक करके देखते हैं कि ऐसा सच में होता है कि y इक्वल टू 1/3 में कोई x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे पुट करो, y की जगह 1/3 पुट कर दो, देखो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो यहाँ देखो, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, 3 को यहाँ, तो कितना जाएगा ये 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। मैंने y को इतना लिया 1/3, तो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ y इक्वल टू 1/3 किस x के लिए आता है। x के लिए क्या होगी, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 3 जा 21। तो देखो क्या होगा, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट गया, 6x से 6x कट गया, 5 इज इक्वल टू 21। x की ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जिसके लिए आंसर 1/3 आए, इसीलिए y को 1/3 नहीं लेंगे, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। देखो अगर ऐसे है, y इज इक्वल टू सपोज 2x स्क्वायर, नीचे है 3x स्क्वायर माइनस x
प्लस 5x और 2, नीचे सपोज कुछ नहीं है, अगर लेना है तो ले लो, ऐसे हमको कांस्टेंट से मतलब नहीं। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो क्या है 2/3, यहाँ पे x के कोफिशिएंट क्या है देखो, ऊपर -1 और नीचे 5, ये सेम नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसी कोई भी ऐसे पर्टिकुलर y नहीं है जो आपको नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। ऐसा कुछ कोई y नहीं है कि मतलब कि ये तो नहीं लेना है, बाकी तो सिंपली इसको सॉल्व करेंगे हम, रेंज निकालेंगे हम, जो भी रेंज आएगी वो रेंज रहेगी। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमें क्या है, हमारा y 1/3 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो सिंपली 3 केस है। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या है, अगर हमारा ऐसे फॉर्म है देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, नीचे dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f, ऐसे है, कोई टर्म है कोई नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखो एक्स स्क्वायर के देखो कोएफिशिएंट a/d, एक्स के कोएफिशिएंट देखो b/e, अगर ये सेम आ गए तो जो भी ये वैल्यू आ रही है तो ये हमको नहीं लेनी है, ठीक है। ये y में कभी नहीं आ पाएगा, बाकी हम रेंज निकाल के देखेंगे। क्लियर है। तो 3 केस हैं। जब ऊपर सीधे ऊपर कांस्टेंट होता है तो हमारा y 0 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। जब ऊपर एक लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक है तब कोई दिक्कत नहीं है, रेंज निकालो सीधे। लेकिन अगर ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है तो हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट उठाने हैं ऐसे करके, लीनियर के कोएफिशिएंट जो एक्स वाले टर्म है उसके कोएफिशिएंट उठाने हैं। अगर ये सेम आ गए तो इसका मतलब जो भी ये वैल्यू आ रही है ये y कभी नहीं हो सकता, ये रेंज में का हिस्सा नहीं है, इसको हटा देंगे, ठीक है। चलो अब हमको ये तो पता चल गया कौन सी वैल्यू हमको एक्सक्लूड करनी है, पर फिर भी अब रेंज कहां से कहां तक होगी ये हमको देखना है। तो क्वाड्रेटिक के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, देखो जो हमने लीनियर में भी किया था, क्या करना था, fx की जगह क्या लेंगे, fx की जगह y लिख देंगे। चलो पहले एग्जांपल देखना शुरू करते हैं। fx की जगह पे आप y लिख लो, ठीक है। fx की जगह पे क्या आ गया y, ये आ गया 3/2 - x²। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में इसको हम मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आ जाएगा ये 2y माइनस yx² = 3। अब इसको इन दोनों को मैं इक्वल के इधर भेज रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा ये yx² यहाँ गया पॉजिटिव हो गया, 2y इधर आया माइनस का 2y हो गया, प्लस 3 = 0। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x में, ठीक है। ये देखो x, अच्छा यहाँ कोई है ही नहीं तो 3 - 2y हो गया, ठीक है। yx² प्लस 3 - 2y। तो जैसा हमने पिछली बार किया था, हम क्या करते हैं, हम x = निकालते हैं। तो यहाँ पर x = निकल जा रहा है, अगर नहीं निकलेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने देंगे। हमको बस ये सोचना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, देखो ये x की है ना इक्वेशन, हमको बस ये सोचना है कि x हमारा क्या रहे, x हमारा रियल रहे, ठीक है, कि y की क्या क्या वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है रियल x के लिए। तो अब हम उल्टा कर रहे हैं, हमने पहले ये y = होता है, यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया x की इक्वेशन में। तो यार देखो, आप या तो चाहो तो x की वैल्यू निकाल लो डायरेक्टली, या फिर क्या करो, यहाँ पे वो करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ऐसे होती है ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, देखो a y के बराबर है, x वाला टर्म है ही नहीं तो b हमारा 0 हो गया, c हमारा ये वाला टर्म हो गया, ठीक है। तो हमारा a y है, b 0 है और ये पूरा c है। तो देखो हमें रियल रूट्स तब मिलते हैं जब b² - 4ac क्या होता है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू भी चलेगा या ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के, ठीक है। तो अब हमारा b कितना है, देखो b 0 है तो 0 पुट कर दिया, माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है y है तो a की जगह y रख दिया, c की वैल्यू कितनी है 3 - 2y, 3 - 2y, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे इसमें हम, तो ये 0 माइनस y है, माइनस साइन हटा दो तो कितना हो जाएगा ये 4y, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसके, तो ये कितना हो जाएगा 2y - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पलट जाएगा, ये 2y - 3 हो गया। तो देखो 4y इंटू ये हमारा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। नंबर लाइन में देखते हैं, देखो ये क्या है, ये टर्म क्या है मेरा 4y = 0 करूंगा तो यहाँ से y = 0 आ जाएगा, तो y = 0। अगर इसको 0 करता हूँ ये कितना आता है 3/2, सपोज 3/2 यहाँ पर है मेरा, ठीक है। तो देखो y अगर बहुत बड़ी वैल्यू रखोगे इन्फिनिटी की ओर जाएगा, y प्लस इन्फिनिटी की ओर, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर बीच में नेगेटिव आएगा, यहाँ फिर पॉजिटिव आएगा। हमको चाहिए था ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है और इस वाले रेंज में पॉजिटिव है, बीच में यहाँ 0 से लेकर 3/2 के बीच में नेगेटिव आ रहा है।
तो हमारा आंसर क्या हो गया यहां से माइनस इन्फिनिटी से 0 तक और फिर 3/2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब हमको ये सोचना है कि 0 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। देखो यहाँ हमने पहले डिस्कस किया था, अगर ऊपर कांस्टेंट होता है तो y में 0 कभी 0 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो 0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको इंक्लूड कर लेंगे हम। ये हमारी रेंज आ गई। ठीक है, तो जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो वैल्यू एक्सक्लूड करनी है वो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, इसको हम y लिखेंगे, y के बाद हम इसको x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे और फिर उसको हम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर देंगे, ताकि रियल रूट्स के लिए हम सॉल्व करेंगे कि x जब रियल हो तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी y में हम उसको सॉल्व कर देंगे। ये आ गया हमारा आंसर, क्योंकि 0 को एक्सक्लूड करना था, ये हमने पहले पढ़ रखा है, तो ये हटा दिया मैंने 0 को, और 3/2 से कोई दिक्कत नहीं है तो इसको इंक्लूड कर लेंगे। ये वाला पार्ट क्लियर है। चलो सेम इसी तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर से क्या है, देखो यहाँ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो हमने पहले डिस्कस किया था, ऐसी कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है जो हमें एक्सक्लूड करनी है। ठीक है, तो सिंपली हम इक्वेशन बनाने पे चले जाते हैं। fx की ये पे y पुट कर दो, ये कितना आ गया x/1 + x²। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो x में। ये देखो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा y + x²y = x। तो ये पहला टर्म हो गया मेरा y x², x को यहाँ ले आओ माइनस का x प्लस ये y है इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है। देखो ये x² वाला टर्म, फिर ये x वाला टर्म, और ये फिर कांस्टेंट, इसको माइनस प्लस y इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई x² में, सॉरी मतलब x में। तो x की वैल्यू रियल रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फंक्शन हमारा रियल टू रियल होता है, तो x की रियल वैल्यूज के लिए y में क्या कंडीशन आती है ये देखते हैं। y हमारी फिर रेंज में निकल जाएगी। तो देखो अगर एक क्वाड्रेटिक में x हमारा ये वेरिएबल है, अगर ये वो रहना चाहिए तो हमारा b² - 4ac से क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b ये है -1, तो -1 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू है मेरी y, c की वैल्यू भी है y, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए। तो -1 का स्क्वायर कितना आ गया 1 - 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 4y² को यहाँ भेज देता हूँ इक्वल के, तो ये कितना आ गया 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4y²। ठीक है, 4 को यहाँ डिनोमिनेटर में भेज दो, ये आ जाएगा 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू y²। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं ऐसे बताता हूँ, जिससे छोटा आता है। तो यहाँ देखो अगर मैं 0 से लेके यहाँ 5 तक की बात करूँ, -5 की बात करूँ, यहाँ देखो यहाँ बीच में 1, देखो अगर 1 का स्क्वायर करूँ ये 25 से छोटा आता है, 2 का स्क्वायर करूँ ये भी छोटा आता है, 5 से छोटे नंबर के लिए किसी का भी स्क्वायर करूँ वो 25 से छोटा आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर इक्वल कर दूंगा फिर 5 भी इंक्लूडेड है। पर यहाँ नेगेटिव में भी ऐसी आएंगे। देखो इसका आंसर मैं ऐसे नहीं कर सकता कि स्क्वायर को हमेशा √25 कर दूँ। यहाँ देखो नेगेटिव में भी क्या है, -1 रखूंगा तब भी सही है, -1 का स्क्वायर 25 से क्या आएगा, छोटा आएगा, -2 का भी -3, यहाँ तक पूरा एंड तक, यहाँ से यहाँ तक। तो जब भी ऐसे स्क्वायर में आए तो क्या करेंगे, स्क्वायर को तो वहां भेजेंगे अंडर रूट में, √25 में, वहां पे 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस, तो प्लस में ये लेस देन रहेगा और माइनस √25 से ग्रेटर देन ऐसे रहेगा। ठीक है, कि √25 से छोटी वैल्यूज और -√5 से बड़ी वैल्यूज। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर कंडीशन बन रही है। देखो ये कह रहा है कि y² मेरा 1/4 से स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसको मैं कन्वर्ट करके लिख देता हूँ ऐसे, y² ये होना चाहिए, y² छोटा होना चाहिए 1/4 से, y² छोटा होना चाहिए 1/4 से। तो जब मैं स्क्वायर को वहां भेजूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, y < √1/4 और √1/4 नेगेटिव वाले से बड़ा होना चाहिए। तो ये कितना आ गया, -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 1/2 से छोटा होना चाहिए। -½ से बड़ा वैल्यू, ½ से छोटा, तो ये ऐसे -½ सपोज यहाँ है और +½ यहाँ है, बीच में 0 है, तो इसके बीच की सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो मेरा रेंज क्या आ गई, और -½ +½ आएगा, देखो कोई दिक्कत नहीं उनको लेने में, -½ से लेके +½ आंसर आ गया, ये आ गई मेरी रेंज। क्लियर है। तो रेंज निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको ये सोचना है कि कौन सी वैल्यू एलिमिनेट हो रही है, कौन सी वैल्यू तो आएगी ही नहीं, उसको हम बाद में हटा देंगे और फिर सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है y x के टर्म्स में और सीधे उसको सॉल्व कर देना है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारा क्या है, fx = हमें क्वाड्रेटिक दिया है,
ये जेई 2001 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, ऑप्शंस दिए हैं हमको, ठीक है। तो ऐसे देख लेते, देखो अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को करें, देखो 1, ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है क्या 1/1, एक्स के कोफिशिएंट क्या है 1/1, सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये वाली वैल्यू रेंज में कभी नहीं आएगी। 1 को इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखो 1 को सारे ही ऑप्शन में एक्सक्लूड किया हुआ है, ठीक है। अगर ऑप्शंस नहीं होते तो हमको याद रखना पड़ता है कि 1 हम नहीं लेंगे, जो कि हमारा आंसर आएगा। चलो अब एक काम करते हैं, फिर से इक्वेशन बनाते हैं। एफ एक्स की मैं y लिख देता हूँ, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सेम जैसे यहाँ पे किया था, इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। ये कितना हो जाएगा, देखो y एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब इनको यहाँ माइनस में भेज देते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाले एक साथ लिख देता हूँ, यहाँ आएगा माइनस में हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म हो गए, प्लस वाई एक्स, इस एक्स को यहाँ ले आओ माइनस एक्स, ये एक्स वाले टर्म हो गए, बचा क्या वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, देखो क्या बचेगा वाई माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से भी एक्स कॉमन ले लो, ये आ जाएगा वाई माइनस 1 एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। देखो मैं इसको रेड से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर की एक इक्वेशन है ये, ठीक है। ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मुझे x की रियल वैल्यूज चाहिए तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर देते हैं। b की वैल्यू क्या है y माइनस 1, तो y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है y माइनस 1, c की वैल्यू कितनी है y माइनस 2। ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। क्या करते हैं y माइनस 1, देखो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो y माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पर से स्क्वायर में से एक y माइनस 1 बाहर आ गया तो एक y माइनस 1 बच गया, इस पूरे टर्म में से y माइनस 1 बाहर आ गया तो क्या बचेगा माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2। ये हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। अभी काम करते हैं, इस माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर और y माइनस 1 के साथ सॉल्व कर देते हैं। चलो इधर कर लेते हैं इसको। देखो ये कितना आ गया मेरा y माइनस 1 और इधर कितना आ गया y माइनस 1, माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 8 0। y माइनस 1 इसको सॉल्व कर दो, ये कितना आ गया माइनस 1 प्लस 8 7 और ये कितना आ गया y माइनस ये माइनस का 3y आ गया, ठीक है। तो यहाँ से साफ दिख रहा है, यहाँ से 7/3 आ रहा है तो सी आंसर हो गया हमारा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होगा। यहाँ देखो यहाँ से इसको अगर मैं 0 करूँ तो 1 आएगा, तो मैंने 1 पुट कर दिया यहाँ पर। इसको अगर मैं 0 करूँ कितना आएगा 7 माइनस 3y को 0 करेंगे तो 7/3 आएगा। 7/3 कितना होता है देखो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बड़ा नंबर है 1 से, मतलब इधर आएगा यहीं पे 7/3। अब देखो अगर मैं बहुत बड़ी वैल्यू पुट करूँ, प्लस का इन्फिनिटी पुट करूँ तो क्या होता है इन्फिनिटी पुट करने में, देखो ये y का इन्फिनिटी है तो ये तो नेगेटिव, y अगर इन्फिनिटी है तो ये तो पॉजिटिव आएगा, y अगर इन्फिनिटी देखो ये नेगेटिव वाला टर्म है तो ये नेगेटिव में आएगा, प्लस इंटू माइनस नेगेटिव आंसर आ रहा है, मतलब इधर नेगेटिव में आंसर आ रहा है। अगर ये नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव आएगा फिर इधर नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको हमारा टर्म चाहिए ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, मतलब हमको पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव मतलब बीच वाला टर्म हो गया 1 से लेके 7/3 तक, क्योंकि देखो इनका रेशियो सेम 1 आ रहा था तो 1 इंक्लूड नहीं करना है, 1 इंक्लूड नहीं करेंगे, ये इसको दिक्कत नहीं है इंक्लूड करने में। तो ये हमारा आंसर हो गया जो ये एक ही है, ठीक है। जिस मेथड से हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके से किया, देखो यार आंसर भी आ गया, क्लियर है। तो इसका आंसर सी हो गया। हम चाहे तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, इसको स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। 2 की जगह अगर मैं 1 + 1 रख दूं, डिनोमिनेटर सेपरेट करके भी कर दूं, बट अभी हम ये वाला मेथड डिस्कस कर रहे हैं कि हमें ऐसे y लेके रेंज कैसे निकालनी है, तो उसी मेथड से अप्रोच किया हमने और हमारा आंसर सेम आ रहा है 1,7/3। 1 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इनका रेशियो सेम आ रहा है, 1 लेने पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करता है जिससे 1 आए, तो 1 नहीं करेंगे, 7/3 को इंक्लूड कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है एग्जाम्पल्स?